प्यारे बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका केवी क्लासेस बाय किशन सर में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 8वीं विषय गणित का मॉडल पेपर का पूरा हल। पूरी कक्षा में हमें अंत तक बने रहना है। आपको पूरी कक्षा देखना है, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा कि हमारा पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला हमारा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें एक विकल्प चुनना है। पहला हमारा है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है या कितना होता है। चलो तो पहले देखो कि अ वाला क्या दे रखा है 90 डिग्री, ब वाला 360 डिग्री, स वाला 180 डिग्री और द वाला कितना 270 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखें, अच्छे से देखें। अब वर्ग 20 से 30, इसको क्या पढ़ेंगे से 20 से 30 की निम्न सीमा है हमारे पास। अब देखो निम्न सीमा पूछे तो आप देखोगे कि 20 और 30 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 20 है, तो निम्न सीमा हमारी क्या हो जाएगी 20। अगर वह पूछता है उच्च सीमा, तो उच्च सीमा हमारी कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, अगर वह ऐसा पूछता है कि इन दोनों का वर्ग अंतराल कितना है, तो हम क्या लिखेंगे 10। ठीक है, अगला हमारा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। हमें देखना है कि यहाँ नहीं है, तो 49 जो है हमारा वर्ग संख्या है किसकी 7 की, 169 वर्ग संख्या किसकी है 13 की, और 225 जो है हमारा 15 का वर्ग संख्या है, और 325 हमारी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात 325 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 25 का वर्ग है, तो 25 का वर्ग हमारा कितना होता है? ऑप्शन में दे रखा 225, 625, 169, 144। 225 15 का होता है, 625 हमारा किसका हो जाएगा 25 का, और 169 13 का, और 144 किसका है 12 का वर्ग है। अब अगले पर चलते हैं। एक आलेख के बिंदु 2, 5 में बिंदु y का निर्देशांक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, y का निर्देशांक बताना है। देखो कितने निर्देशांक होते हैं हमारे पास, x और y दो निर्देशांक होते हैं। जब भी वो x का पूछता है तो आगे वाली संख्या हमें करना है, जैसे कि ये 2 जो होगा x का निर्देशांक हो जाएगा, और y का पूछा इसने तो पीछे वाली जो संख्या है हमारा ये, इसको हम x लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं y। तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा ब वाला ऑप्शन सही रहेगा। ये हमारे हो गए सही विकल्प, आप अच्छे से देख ले में इसके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को रिक्त स्थान कहते हैं। पहले हम समझते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य मतलब जो किसी भी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो उस पे जो छपा हुआ जो मूल्य होगा उसे हम क्या कहेंगे अंकित मूल्य। जैसे कि कोई कॉपी है, उस कॉपी पे आपके 35 रुपए हैं, तो वो क्या हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। या कोई बाजार से वस्तु ला रहा है तो उस पर जो छपा हुआ मूल्य होगा वो हमारा क्या है अंकित मूल्य। अब जो हमारे कॉपी है वो मान लो कि 35 रुपए है लिख रखे उस पर, और उसको कितने रुपए में दे दी 30 रुपए में, तो वो 5 रुपए की क्या होगी छूट हो गई। वो जो छूट जो दी जाने वाली जो छूट है उसे हम क्या कहेंगे बट्टा। क्या कहते हैं बट्टा। दूसरा हमारा है दंड आलेख के विभिन्न श्रेणियों की रिक्त स्थान करने के लिए उपयुक्त है। तो किसके लिए उपयुक्त है दंड आलेख? तुलना, यानी तुलना करते हैं हम किससे, संख्याओं की तुलना दूरियों से कर सकते हैं, है ना, दूरी या समय की तुलना कर सकते हैं, तो तुलना करने के लिए हमारा उपयुक्त है। संख्या 49 के अंक को पलटने पर प्राप्त। अब इसको पलटना है हमें, तो इसको 49 को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। 49 को जब पलटेंगे ये जो 9 दहाई का अंक इकाई में ले लेंगे, और इकाई का अंक वो इकाई में चला जाएगा, दहाई में चला जाएगा। संख्या 98 का बीजांक होगा। अब बीजांक कैसे निकालते हैं, देखो बीजांक निकालने में क्या करता है, जो दोनों संख्याएं हमारी उनको जोड़ लेते हैं। 9 और 8 कितना हो जाता है 17। अब जो 17 आया उनको फिर से जोड़ दो। क्या करेंगे फिर से अपन क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो बीजांक कितना निकलेगा 8। तो 98 का बीजांक होगा हमारा कितना होगा 8। एक्स और वाई रिक्त स्थान राशि है, एक्स वाई है एबीसी है, ये जितने भी जो अंग्रेजी वर्णमाला की जो अंग्रेजी अक्षर होते हैं हमारे, वो सब क्या होती है हमारी चर राशियां होती है। और जो अचर राशियां क्या कहलाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से वो क्या कहलाती है अचर राशियां कहलाती हैं। चलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। कक्षा में आप अंत तक बने रहें, पूरी कक्षा देखें, पूरा मॉडल पेपर किस प्रकार से आता है वो पूरा हल करवाएंगे आपको। चलिए अब हमारा जो एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है उसका पहला देखो कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप कितनी हो 24 डिग्री हो। वो पूछ क्या रहा है कि समबाहुभुज है हमारा
और उसकी भुजाएं कितनी होगी, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो हमारे यहाँ एक फार्मूला होता है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटे एक बाहें कोण की माप, एक बाहें कोण की माप। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे कि ये क्या पूछ रहा है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जो दिए रखा है, जैसे इसने क्या दिया है कि कोण की माप, तो कोण की माप क्या करेंगे, उसकी जगह रख देंगे। तो 360 डिग्री बटे कितना, 24 डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 24 डिग्री है, 24 अंश है हमारा, तो 360 डिग्री जो या आप ऐसा बोल सकते हैं 360 डिग्री या 360 अंश। तो हम इस 24 से इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 24 एकम 24 और 24 पंजे 120। तो भुजाओं की संख्या हमारी कितनी निकलेगी, 15। ये हमारा हो जाएगा आंसर, भुजाओं की संख्या। ठीक है, ये समझ में आया है होगा आपको, और ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार से लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने की पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से समझेंगे, मान लो ये हमारी पंक्तियां हैं और इसमें कितने हैं, मतलब 2025 पौधे हमारे लगाने हैं इनमें। तो मान लो कि एक पंक्ति में हम मान लो कि 10-10 पौधे लगा रहे हैं इस प्रकार से, या 5-5 पौधे लगा रहे हैं। तो जितने लगा रहे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं, पौधों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब जितनी पंक्तियां हैं, मान लो 5 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पंक्तियां और 5 ही पौधे। तो पौधे की संख्या भी कितनी, 5, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी, 5। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कितना आएगा, अभी ये आंसर तो नहीं है लेकिन समझाने का प्रयास किया गया आपको। चलो आगे देखो कि हम यहाँ क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल। हम क्या करेंगे, वर्गमूल या गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखो 2025 हमारा है, इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमारा पीछे वाला अंक देखना है, कितना है, 5 है। अब 5 है तो संख्या है हमारी विषम। विषम संख्या कैसे एक होती है कि जैसे 5 से ही जाएगा या 3 से जाएगा, तो हम देखते हैं कि 3 से देखते हैं, 3 संग 18, 2 बचा, 3 7 21, और 3 से जा रहा है तो 3 संग 18 और 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22, 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम क्या करेंगे, 3 से इसको ये करते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर 3 से 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से 3 दूना 6 और 3 5 15। अब ये 25 जो है ये 3 से नहीं जाएगा, अब हमें करना है 5। तो 5 5 25 और 5 1 5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, अब ये संख्याएं आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें करना है कि 3 गुना इनके बना लेना है जोड़े। क्या बना लेना है, जोड़े। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार है, 4 बार है। और 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो इस प्रकार से इसका एक जोड़ा निकल जाएगा, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा। जो जोड़े बन रहे हैं उसका एक ही निकालना है, इसका भी एक निकालना है और उसका भी एक ही निकालना है। 3 3 9 और 9 5 कितना हो जाएगा अपने पास, 45। यानी पौधों की संख्या भी कितनी होगी, 45, और पंक्तियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 45। तो अतः पौधों और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, पौधों और पंक्तियों की संख्या 45 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसको समझना है कि हमें इसका पौधों की संख्या भी वही निकालनी थी और पंक्तियों की संख्या भी वही निकालनी। भाई स्वाभाविक बात है, गुना ही होगा ना, जितनी पंक्तियां उतने पौधे। तो 45 से 45 का गुना करोगे तो भी यही आना। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका क्या किया कि पौधों की संख्या भी निकाल ली और पंक्तियों की संख्या भी निकाल दी। वो बोल रहा था प्रश्न में वैसे कि वो पौधों जितने पौधे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो 45 पौधे होंगे, 45 ही पंक्तियां होगी। इसको उतारना चाहो तो आप उतार भी सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं कि यहाँ हमारा प्रश्न दे रखा है, दिए गए रेखा आलेख के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर लिखना है। ये ऐसे जो प्रश्न आते हैं इनमें हमें जो पूरे उत्तर जो छुपे होते हैं, तो इनमें हमें क्या करना है कि पूरे इस जो आलेख दे रखा है, पूरा ग्राफ बना रखा है, इसी में से उत्तर हमें ढूंढना है।
जैसे इसने एक पे दर्शा रखा है तापमान डिग्री सेल्सियस में, और एक में दर्शा रखा है समय काय में, प्रातः है 10 बजे तक, ये 2, ये 6 साय के। तो इस प्रकार से एक तरफ इसने एक्स अक्ष पे क्या दर्शा रखा समय, और वाई अक्ष पे क्या दर्शा रखा डिग्री सेल्सियस में तापमान। अब यहाँ देखो पहला प्रश्न हमारा क्या करना है, इन्हीं में से ढूंढना है हमें और इन्हीं में से देना है इस ग्राफ में से कि दोनों अक्ष पर क्या क्या सूचनाएं दी गई है। तो आप देखोगे कि जो पहला अक्ष हमारा एक्स अक्ष है उस पर समय दर्शाया गया है, तो उसका उत्तर क्या लिख देंगे हम कि एक्स अक्ष पर क्या सूचना दी गई है, समय दर्शाया गया है, समय दर्शाया गया है। और y अक्ष पर हमारा क्या दर्शाया गया है, y अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, तापमान दर्शाया गया है डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में हमारा तापमान दर्शाया गया है, डिग्री सेल्सियस में तापमान दर्शाया गया है। ठीक है, गया है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, ये कुछ भी नहीं, हमें यहीं से इसी में से ढूंढना है इन उत्तरों को। प्रातः 10 बजे कितना तापमान दर्शाया गया, अब 10 बजे देखना, देखो 10 कहाँ बज रही है यहाँ पर, और कितना तापमान दर्शाया गया तो हमें इस प्रकार से ग्राफ में देखना है, और जहां मिल रहा है तो उधर देखना है, फिर इस तरफ आना है और यहाँ देखना है कितना डिग्री, कितना दे रखा है 40, तो कितना तापमान दर्शा रखा है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्शा रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। तो प्रातः 10 बजे कितना तापमान दर्शाया गया है 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगला वाला देखो, कितने बजे सबसे कम तापक्रम दर्शाया गया है, तो सबसे कम कब है, देखो नीचे अगर देखेंगे तो सबसे बिंदु नीचे यही है, और कितनी बजे है तो शाम 6 बजे। शाम 6 बजे हमारा सबसे कम तापक्रम, कितनी बजे पूछा है तो हमें समय लिखना है, और कितना सबसे कम तापमान लिख बोले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस लिखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अपने 33 डिग्री सेल्सियस हम लिख देंगे। यहाँ पर कितना, इसको इधर भी देखना 35 डिग्री, लेकिन इसने पूछा क्या है बजे, तो कितना बजे लिखेंगे अपन, साय 6 बजे, साय 6 बजे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो घनमूल हमें ज्ञात करना है, यानी ये किसका घन है 15,625 का, वो हमें निकालना है। तो हम यहाँ कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, ये गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। चलो देखते हैं, पीछे 5 है, विषम संख्या है, तो हम विषम संख्याओं का उपयोग करेंगे। पहले 3 से देखते हैं, 3 से जा नहीं रहा है, तो 5 से अपन देखते हैं। तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 1 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 उधर चले गए, 5 5 25, फिर 5 से 5 संग 30, 1 इधर गया, 5 दूनी 10 और 2 उधर चला गया, 5 5 25, फिर से 5 से हम करेंगे तो 5 एकम 5 है ना, और 1 इधर तो 5 दूनी 10, फिर 2 उधर चला गया, 5 5 25। ये गुणनखंड करने का तरीका है हमारा। फिर 5 से 5 दूना 10 और 2 उधर चला गया, 5 5 25। ठीक है, सब में क्या कर रहे हैं, 5 का भाग लगा रहे हैं, इसमें 5 का भाग लगा है, इसमें 5 का भाग लगा रहे हैं, इसमें 5 का भाग लगा रहे हैं। अब इसमें भी 5 का भाग लगाएंगे, 5 5 25, और फिर यहाँ 5 में भी 5 का भाग लगाएंगे, तो अंत में हमारा क्या आ जाना चाहिए 1, जहां 1 आ जाए खत्म। अब देखो क्या करेंगे, घनमूल निकालना है, तो हमें यहाँ क्या करने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। कितने 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 5 है, 1 2 3 4 5 और 6 5 है हमारे। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि ये देखो घन की जब भी बात करें तो 3 3 के जोड़े, और वर्ग की जब वर्गमूल की जब भी बात करें तो कितने जोड़े निकालना है, 2 2। तो घनमूल की बात हो रही तो 3 3 के जोड़े हम निकालेंगे, तो ये 3 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं, इसमें से एक जोड़ा हमारा ये 3 का, एक जोड़ा हमारा ये 3 का, तो 5 5 कितना 25। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि घनमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि 2a 5 या 5 बोल सकते हैं, 2a 5 c 3b, और यहाँ हमारे जो ये जोड़ दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ जो ये अज्ञात संख्या है, चर राशियां जो a और c और ये b है, इनकी जगह हमें क्या करना है, संख्याएं याद करना है। नीचे हमारी दे रखी है जोड़। अब ये इस प्रकार से किस प्रकार से हम करेंगे, तो हमें जोड़ हम आसानी से कर सकते हैं। मैं भी यहाँ जगह छोड़ूंगा 5, जहाँ संख्या नहीं है वहाँ जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम यहाँ संख्याएं लिख देंगे 9 8 और 4। अब हमें दिमाग लगाना है कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 4 आ जाए, 5 में
क्या जोड़ा जाए कि 4 आ जाए हमारा। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका ये हो गया कि 5 और 4 9 कर दो आप, ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना 9, तो 9 और 5 कितना हो गया अपने पास 14। एक तरीका तो ये कि 5 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर हासिल कितना जाएगा 1। अब 3 यहाँ अपन क्या लेंगे 4, 4 और कितना 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब यहाँ हमें देखना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 आ जाए। तो देखो 2 तो हमारे पास है, 9 में से 2 घटा दो, 9 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 7। ये इस प्रकार से, तो 7 में से 2 गया तो ये तरीका तो ये, या फिर अपन दिमाग लगा लो कि 7 और 2 कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से यहाँ जो हमारे जो ए और बी और सी के जो मान हमें निकालना था वो कितने आए 7 4 और 9। ठीक है, ये जोड़ आपको समझ में आई होगी। आगे हम चर्चा करते हैं अगले सवाल। चलिए एक और प्रश्न हमारे पास कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग हमें निकालना है। तो कौन सी विधि से? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। अब ये एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, इसको हम संधि विच्छेद करें तो जिसमें एक अधिक हो, है ना, हमारा एक अंक हमें क्या करना है अधिक करना है। तो देखो 85 का वर्ग जब हम निकालते हैं तो 85 गुणित 85 करेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है एक अधिक करना। पहले तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो पक्ष है हमारा इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ ये 5 है और ये 5 है, इन दोनों का तो गुणा हमें करना ही है, 5 5 25। तो ये सब 25 का 25 तो हमें लिख लेना है। लेकिन जब हम 8 और इस 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करेंगे एक अंक बढ़ा देंगे। जैसे कि ये 8 है हमारा, तो इस यहाँ क्या कर लेंगे 9 कर देंगे, मतलब इसमें इसको 9 मान लेंगे, एक अंक इसमें बढ़ा देंगे। तो हमारा क्या था 8 9 72। तो इस प्रकार से 85 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 72 25। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना आसान तरीका है। एक और तरीका है वर्ग निकालने का कि 85 का वर्ग जब हम निकालते हैं हमारे पास ये सबके लिए ये 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 5 है तो पहले 5 का वर्ग कितना 25, 25 तो ऊपर हासिल गया 2, फिर ये 8 का 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 5 40, और 40 दूनी कितना होता है हमारे पास 80, 80 और 2 कितना होता है 82 का 2। अब फिर हासिल लगा देंगे और इस 8 का वर्ग करना हमें, इस 8 का फिर से, तो 8 का वर्ग कितना 8 8 64, 64 और 8 कितना होता है हमारे पास 72। कितना होता है 72। इस प्रकार से 85 का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं 72 25। अगला देखते हैं। चलिए अभी हमने प्रश्न क्रमांक 3 के 6 प्रश्नों पर चर्चा करी। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें जो प्रश्न क्रमांक 4 का हमारा पहला है कि ये आकृति दे रखी है, पहला कोण 80 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री या 2x और x है। दी गई आकृति में हमें क्या करना है केवल और केवल x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये हमारा क्या है चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे एक एक करके ना सारे कोणों को जोड़ लेंगे। जैसे कि ये हमारा x है प्लस ये 2x इधर से ले लेते हैं, प्लस ये कितना हो गया 80 और ये प्लस में कितना हो गया 40 डिग्री। सबको हमने जोड़ दिया और बराबर में रख लिया 360 डिग्री के। हमें निकालना है x का मान। अब ये x और x दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 3x हो जाएगा, और ये 80 और 40 कितना हो जाएगा अपने पास 120 डिग्री, बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 360 डिग्री। 3x हमें निकालना है x की वैल्यू, तो अभी x वाले को जो है हमें यहीं रखना है और बाकी संख्याओं को उधर ले जाना है। तो बाकी संख्याओं को उधर ले जाते हैं, जो प्लस की होती है वो काय की हो जाती है माइनस की। तो अब हम देखते हैं कि 3x बराबर 360 में से 120 जब जाएंगे हमारे पास तो कितना बचेगा 240। अब फिर हम क्या करेंगे कि ये जो गुणे में है उधर काय में चला जाएगा बटे में, तो 240 बटे 3, 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 8 24, यानी 80 डिग्री हमारे पास आ जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे x का मान ही निकालना है तो कितना आ जाएगा, ये तो 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये 2x दे रखा तो इसमें क्या करेंगे जब वो 2x का मान भी निकालने के लिए बोले तो x का मान इसमें रख दो, तो 80 डिग्री तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16, यानी ये कितना हो जाएगा 160 डिग्री हमारे पास मान हो जाएगा।
ठीक है, ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आकृतियों में x का मान निकालते हैं। किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, ठीक है, संख्याएं चेंज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, हमें खाली तरीका समझना है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा। हम देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि संख्या 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब हमें क्या करना है, पूर्ण घन ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो 704 को अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगी, पूर्ण घन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अभी हमने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था, तो 704 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो या घनमूल भी कोई बोल सकते हैं। तो 3-3 के जोड़े हमारे बनाने हैं इसमें, और जो अंत में संख्या बचेगी उसका हमें भाग देना है। तो 2 से इधर देखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 1 हजार 2 5 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 साती 14, 2 छम 12, फिर 2 से 2 आठी 16 और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 2 आठी 16, फिर 2 से कितना 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फिर 2 से लेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11, अब देखो कि जिनके जोड़े यहाँ पर बन जाते हैं वो हमारी पूर्ण घन के अंतर्गत आ जाती है, और जिनका जोड़ा नहीं बनेगा पूर्ण घन नहीं होगी, तो उसी संख्या का हमें भाग देना है। देखो यहाँ कितने 2 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस प्रकार से हम 6 बार लिख लेते हैं। और घन की बात कर रहा है तो 3-3 के जोड़े हमें बनाना है, और एंड में क्या लिखना है, 11, यानी 2 ये और गुणा 2 ये। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन हमें ये देखना है कि जो 11 बचा हुआ है वो अकेला बचा हुआ है, तो इसका हमें भाग देना है किसमें, 704 में। तो 704 में हम जब 11 का भाग देते हैं तो हमारे वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 11 छंग कितना होता है, 66, फिर 6 अपने पास बचा कितना, 4, और यहाँ हो जाएगा 44, तो 11 चौक 44, यानी 64 जो हमारी संख्या है वो क्या हो जाएगी, हमारे पूर्ण घन हो जाएगी। और ये पूर्ण घन किसकी है, हमारी 4 की। किसकी है, 4 की, क्योंकि 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना, 64। इस प्रकार से ये किसका कितना आ जाएगा, पूर्ण घन संख्या हमारे पास कौन सी प्राप्त होगी, 64। अब देखो अगला प्रश्न हमारा है 5 की घात m भागित 5 की घात -3 बराबर में 5 की घात 5। आप देखो कि यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 फार्मूले यूज करते हैं, गुणे के लिए अलग और भाग के लिए अलग। देखो कि जब हमारा x की पावर m और x गुणे में x की पावर n होता है तो गुणे में घातें हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाती है। और दूसरा फार्मूला होता है कि x की पावर m भागित x की पावर n हो तो क्या हो जाता है, भाग, ये भाग में है तो भाग में घातें हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिलहाल यहाँ देखो आपकी ये भाग का चिन्ह लग रहा है तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यानी इसको ऐसा बनाएंगे, 5 की घात m है और 5 की घात -3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात m माइनस, बीच में क्या लगाना, माइनस, और एक 3 का माइनस है तो इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर में कितना, 5 की घात 5। देखो जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली संख्या घातें होती हैं इनको पूरा नीचे उतार लेते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो m + 3 बराबर इधर कितना, ये घात उतर जाएगी, कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब m का मान निकालना, तो m को इधर ही लेने दो, उधर ले जाओ इस 3 को। तो ये काय का है, प्लस का है, तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2, यानी m बराबर 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51। तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर 3 पूर्णांक हैं जो हमें पता नहीं है और उनका योग कितना है, 51 है, और उन तीनों पूर्णांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो हमें पता नहीं तो हम क्या करेंगे, उन्हें मानेंगे। तो माना कि जो तीनों पूर्णांक होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, तीनों पूर्णांक x हो जाएगा एक पूर्णांक, तो और दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1, और तीसरा पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, x + 2। ये तीनों पूर्णांक हमारे हो जाएंगे कि x हमारा पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक हमारा x + 1, तीसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, x + 2। अब वो बोल रहा है तीनों पूर्णांकों का योग कितना है, 51। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, जैसा प्रश्न बोल रहा है उस प्रकार से हम हल करेंगे। तो पहला जो हमारे हैं कि
तीनों पूर्णांकों का योग 51 है प्रश्न के अनुसार। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x प्लस 1 और प्लस में फिर x प्लस 2, इन तीनों का योग कितना है, 51 है। और हमें ज्ञात करना है तीनों पूर्णांक। देखो यहाँ पर x और x ये कितने हैं हमारे पास, जो एक चर राशियां वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 1 और 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ये 2 है और ये संख्या आपस में जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा, बराबर में 51। अब देखो 3x जो है, ये जो हमारा 3 है ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 51 में से हम क्या कर देंगे, 3 को घटा देंगे। तो 3x बराबर हमारे पास 51 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 48। और यहाँ हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x को इधर ही लेने देंगे, ठीक है। और 3 जो है वो गुणे में तो काय में चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। इसको काटेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और इधर आ जाएगा तो 3 संग 18, यानी x ये पहला पूर्णांक हमारा क्या आया, देखो पहला पूर्णांक ये, पहला पूर्णांक हमारा ये, दूसरा पूर्णांक हमारा क्या, ये x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हमारा क्या, x प्लस 2। ये 3 पूर्णांक हैं। अब देखो x बराबर हमारा कितना आया, x का मान 16। तो पहला पूर्णांक तो हमारा निकल गया कि पहला पूर्णांक कितना है हमारे पास, 16। अब दूसरा पूर्णांक जब हम निकालते हैं, दूसरा पूर्णांक, अब दूसरा पूर्णांक किस प्रकार से निकालें, कितना था, x प्लस 1 था। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 16। तो दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा हमारे पास 16 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, दूसरा पूर्णांक हमारा 17 हो गया। अब तीसरा पूर्णांक हम निकालते हैं, तीसरा पूर्णांक। तो तीसरा पूर्णांक किस प्रकार से निकालेंगे, x प्लस, ये कितना था अपना तीसरा पूर्णांक, x प्लस 2 था। तो x प्लस 2 लिख देंगे, x की जगह में क्या रखना है, 16। 16 प्लस 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इस प्रकार से हमारे पास जो तीनों पूर्णांक निकलेंगे वो कितने हैं, 16, 17 व 18। ये देखो तीनों पूर्णांक हमारे निकल चुके हैं, 16, 17 व 18। इस प्रश्न को हमें अच्छे से देखना है। आप कॉपी में नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो इनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, अगले पर चर्चा करते हैं कि एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपयों में नीचे दी गई। जैसे वस्तु हमारी ब्रेड होगी, इसकी कीमत 60 रुपए, केक हो गया इसकी कीमत 180 रुपए, बिस्कुट हो गया इसकी कीमत 120 रुपए और कुल योग कितना हो गया, 360 रुपए। अब यहाँ इन आंकड़ों को हमें कहीं दर्शाना पाई चार्ट में। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पाई चार्ट होता कैसे है। तो देखो यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ एक मतलब 360 डिग्री यानी एक गोला, इस प्रकार से ये गोला है हमारा। ये क्या होगा हमारा, एक पाई चार्ट होगा। क्या होगा, पाई चार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पर दर्शाना है कि कितने। तो अब आपको पता है कि अगर हमारा ये कोई गोला या वृत्त होता है, ठीक है, एक प्रकार से वृत्त मान लें इसको, तो इसमें दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो ये जो कीमतें दे रखी इसको काय में बदलेंगे अपन, डिग्री में। ठीक है, किस प्रकार से बदलते हैं देखिए कि पहले हम काय के निकालेंगे ब्रेड के लिए, काय के लिए, ब्रेड के लिए। तो ब्रेड के लिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि हमारा जो कुल योग कितना है, देखो कुल योग है 360, उसमें से ब्रेड की कीमत कितनी है, 360 रुपए में से 60 है और गुना क्या कर देंगे, डिग्री में निकालना तो 360 डिग्री है ना, इसका गुना करना पड़ता है। 360 से 360 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 60 डिग्री। जो जब डिग्री में चेंज करते हैं इसको, तो इस प्रकार से 360 डिग्री का हमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। यानी जो ब्रेड के लिए जो हमारा जो कोण आ गया, मतलब ये जो जगह आ गई कितने आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब दूसरे के लिए हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड के लिए। तो सेकंड हमारा क्या है, देखो काय के लिए, केक के लिए। तो क्या करेंगे, केक के लिए भी इसी प्रकार से है ना। तो केक के लिए, अब केक के लिए हमें क्या करना है, देखो कुल कीमत कितनी है 360। अब 360 रुपए में से अपने जो केक की कीमत कितनी है 180 रुपए, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 180 रुपए कर देंगे। अब इसको हमें क्या करना है 360 डिग्री का गुणा करना है, जिसके कारण से हम क्या निकाल सकते हैं, अपने डिग्री में चेंज कर देंगे इसको। 360 हट जाएगा, बराबर हमारे कितना बचेगा 180 डिग्री। यहाँ पर एक का गुना हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी जो हम बात करते हैं काय के लिए,
काय के लिए बात करेंगे अपन, बिस्कुट के लिए। काय के लिए, बिस्कुट के लिए। अब बिस्कुट के लिए हमें क्या करना है, देखो हमारे पास 120 रुपए और कुल योग कितना था अपना 360, मतलब 360 रुपए में से कितने 120 रुपए के बिस्कुट आए, और हम डिग्री में चेंज करेंगे तो काय का गुना कर देंगे 360 का, 360 से 360 कैंसल, तो 120 का गुणा अपने एक में करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि चांदे की सहायता से हम इस एंगल को यहाँ पर एक एक को हमें क्या करना है, रखना है। अब देखो कि ये जो हमारा ब्रेड के लिए आया था 60 डिग्री, हमारा ये जो इस बिस्कुट के लिए आया 120 डिग्री, और इसके लिए कितना आया 180 डिग्री, यानी वही संख्याएं आ गई हमारी लगभग जो कीमत थी। लेकिन अगर दूसरी संख्या और 360 डिग्री नहीं होता, दूसरा होता तो हम काट पीट करके हल करना पड़ता। तो देखो ये पूरा जो हमारा गोला है वो कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री में से देखो कि ये वाला जो हम आधे भाग में आधे आधे वाले भाग में बांट दें तो ये 360 का आधा कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसका था, देखो केक का, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा केक, इस प्रकार से हमें दर्शाना। अब देखो यहाँ कितना है 60 और ये कितना है 120, अब ये पूरा कितना हो रहा हमारा 180 डिग्री हो रहा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इसको देखो मैं अभी अंदाजे से कर रहा हूँ, आप चांदे की सहायता से करें इसको तो आप अच्छा रहेगा। तो लगभग मैं इतना भाग क्या मान सकता हूँ, इतना भाग मैं लगभग किसका मान सकता हूँ 60 डिग्री का, है ना, और इतना भाग मैं काय का मान लूं 120 डिग्री का। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे कि केक को दर्शा दिया, ये हमारे काय का है बिस्कुट का हो गया, और ये हमारा काय का हो गया ब्रेड का। तो इस प्रकार से मैंने पाई चार्ट में तीनों को दर्शा दिया है, एक बार इसको अच्छे से देख ले और उतार ले। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर कितना हो 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो हमें क्या करना है कि दो संख्या, हमें पता नहीं वो दो संख्याएं कौन सी, उनका अनुपात कितना है 5:3 है, तो यदि उनमें अंतर 18 है, उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना हो गया 18 में, जो पता नहीं है तो संख्या हमें याद करना। तो हमें देखो पता नहीं तो हम क्या करते हैं मानते हैं, तो माना कि वे संख्याएं, इसी को मान लेते हैं अपन 5x व 3x है। अब जब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार बात करते हैं, प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि भैया हमारा क्या होता है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो यदि उनमें अंतर कितना है 18 है। अब जैसे कि इन दोनों का अंतर कितना हो गया 18, तो 5x माइनस कितना 3x, और इनका अंतर कितना हो गया 18, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो x से है हमारा इसको यही रहने देंगे, तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो 18 बटे कितना 2 काटेंगे तो x बराबर कितना, यहाँ पर x की वैल्यू जो निकली वो 9 है। अब ये हमें संख्याएं पता नहीं चली है, तो इस x की जगह ये जो 5x, जैसे कि हम बात करते हैं कि पहली संख्या निकालेंगे, दो संख्याओं का बात करेंगे तो पहली संख्या हम निकालेंगे तो कितना देगा 5x। अब ये 5x है तो 5 और इस x की जगह कितना रख देंगे, ये 9 रख देंगे वहां पे जाके, तो गुना क्या कर देंगे 9, तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 45, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या यही प्रोसेस है पूरी। तो ये 3x दे रखा है, तो 3x की जगह हम क्या रख देंगे, इस x की जगह क्या रख देंगे 9 रख देंगे, ये 9 जो आया x का मान, तो 9 किया कितना हो जाएगा 27, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 2745। इस प्रकार से वो दोनों संख्याएं हमारी कितनी है 27 और 45 है, इन दोनों का अंतर कितना हमारे 18 है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके, अच्छे से इसको देखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास कोई सिक्का होता है उसको उछालते हैं तो उसके हिस्से कितने, एक तो चित्त होता है एक पट होता है, अब उसमें से आएगा तो एक ही, तो आएगा तो क्या है, तो ये बोल रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब चित्त आने की प्रायिकता क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है प्रायिकता का, सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा सवाल है कि प्रायिकता बराबर क्या होता है कि हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जो एक बार आया हो, अनुकूल परिणाम, और बटे में कितना है कुल परिणाम, क्या आ जाएगा कुल परिणाम। अब देखो कि अनुकूल परिणाम, अब देखो कुल परिणाम कितना है, देखो जैसे हम सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितने हमारे पास 2 है, या तो चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, या तो चित्त आ सकता है या पट आता है, तो परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए 2 हो गए, और उसमें से आया क्या हमारे पास चित्त आया, तो क्या हो जाएगा एक ही आया ना, तो एक ही आया, चित्त आया या पट आया कोई भी आओ, तो हमारा जो प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी 1/2। अगला प्रश्न हमारा, एक व्यापारी ने
एक वस्तु 784 रुपए में खरीदी जिसमें 12% क्या थी, जीएसटी सम्मिलित थी या था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनो कि जो हमारा वस्तु का मूल्य जो दे रखा है, वस्तु का मूल्य वो कितना दे रखा है, 784 रुपए, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है, 12% जीएसटी सम्मिलित था। अब चारा ये 784 रुपए में कितने प्रतिशत है, अपने 12% जीएसटी भी है। तो हम क्या करेंगे, देखो कि 784 का 12% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 784 का हमारे पास 12% निकालेंगे तो गुणे में 12/100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है, 1/100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 12 का गुना 4 में करना, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। लगा सिर 4, 12 आटी कितना हो जाएगा अपने 6 और 4 कितना हो जाएगा 100, तो 0 लगा सिर कितना हो जाएगा 10, 12 साथी कितना होता है 84 और 10 कितना हो गया हमारे पास 94, तो ये 9408 बटे में कितना है 100, तो 100 जब भी 100 का भाग लगाते हैं तो दशमलव हमारा आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा 2 अंकों की इधर, तो 94.08। इस प्रकार से ये तो हमारा निकला, क्या निकला, 12% जीएसटी का मूल्य निकला। अब हम क्या करेंगे, 784 में से ये घटा देंगे, ये तो निकला, क्या निकला, जीएसटी निकला। तो 784 में से अपन क्या घटा देंगे, माइनस करेंगे अपन कितना, 94.08। यहाँ घटाव करना है हमें, यहाँ 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, या 9 का 9 आ जाएगा, हंसी लिया हमने, फिर यहाँ 3 बचा, इधर हो गया 13, 13 में से 4 गया कितना बचेगा 9, ठीक है। यहाँ अपने पास कितना बचेगा 7, 17 हो गया, 17 में से 9 हमारे पास गए, कितना बचेगा 8 और ये 6। तो इस प्रकार से 689.92 रुपए हमारे क्या निकलेगा, उस वस्तु का मूल्य लिख लेगा, यानी जो 12% जीएसटी से पूर्व इसका मूल्य कितना था, 689.92 रुपए, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सवाल को करते हैं। चलिए साथियों, हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो हमारे यहाँ मूलधन कितना है 8,000 रुपए, समय कितना है 2 वर्ष और दर कितनी है 5%, और पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जब सोल्व करेंगे तो जो दिया है वो लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है कि मूलधन P बराबर कितना 8,000 रुपए प्रिंसिपल, ठीक है। समय कितना है हमारे पास, समय हमारे पास है 2 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी दे रखी है, R बराबर रेट कितना दे रखा है 5%, ठीक है। जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो पहले एक फार्मूला लगेगा, वो होता है मिश्र धन का, यानी अमाउंट A बराबर P1 + R/100 की पावर n। n जो है हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, यहाँ पर n जो हम क्या लेंगे, समय, ठीक है। अब देखो इस जो सूत्र है ये, इसमें हमें एक एक करके क्या करना है, मान रखना है। यानी A बराबर P कितना है हमारे पास 8,000 रुपए, और 1 + R कितना है हमारे पास 5%, और जो समय बटे में कितना है 100, और समय जो दे रखा हो कितना है 2, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सूत्र में हमने क्या कर दिया, एक एक करके मान रखा। चलो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे आगे, ठीक है। तो A बराबर हमारा 8,000 तो वैसा का वैसा रह जाएगा, और 1 + अब यहाँ पर हम क्या लेंगे कि एलसीएम लेके इसको हल करेंगे, तो 100 एकम 100 और ये 5 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये तो गुणा और ये 5 इसमें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 105/100 की पावर कितनी 2, यानी घात कितनी हो गई 2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे 8,000 हैं उसको ऐसे ऐसे रहने देंगे, और इस 105/100 जो है ये घात 2 दे रखी, इसको मैं क्या करूंगा 2 बार लिख लेंगे, अपन क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 बार लिख लिया। अब एक ऐसी संख्या सोचनी जिससे ये 105/100 हमारा कट जाना चाहिए, तो 5 से दोनों कट रहे हैं, देखो ये 5 से ये भी कट जाएगा और 100 भी कट, 105 भी कट जाएगा, 100 भी कट जाएगा। तो A बराबर 8,000 गुणा, तो 5 से काटेंगे तो 21/20 ये आएगा, और 21/20 ये आएगा, ठीक है। कैसे कि 5 दूना 10 और 5 एकम 5, और 20 से 5 जो 100 तो होता ही है हमारा, ठीक है। 2 शून्य से ये 2 शून्य हमारे कट जाएंगे, फिर 2 से इस 80 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पर जो संख्या हमारे बची है उनमें आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 20 × 21 × 21, ठीक है। आपस में जब गुणा करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है 441, और गुणा 20 हमारा है
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2 का ही गुना करूंगा इसमें, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और ये जीरो लग रहा, पीछे जीरो लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 8820, यानी जो मिश्र धन आया वो कितना आया हमारे पास, 8820। अब हमें निकालना है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए जो मिश्र धन आया उसमें से मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 8820 में से मैं क्या घटा दूंगा, ये मूलधन घटा दूंगा, तो यहाँ कितना 8000 अपनों ने घटा दिया, तो CI यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, 8820 में से 8000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 820 रुपए। इस प्रकार से हमारा CI कितना निकला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 820 रुपए। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लें, उतारना हो तो उतार लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। बेलन का हमें क्या करना, आयतन ज्ञात करना है। अब सुनो, कितने 14 सेंटीमीटर चौड़ाई थी एक कागज की, तो हम कैसे इसको देखेंगे। देखो कि ये हमारा कोई कागज है और इसकी चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको मोड़ कर क्या बनाया गया, बेलन बनाया गया। यहाँ से इसको मोड़ा और क्या बना दिया, इसका बेलन बना दिया। ठीक है, और कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या ली इसकी। अब जो इसकी चौड़ाई है वही बेलन की हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो यानी 14 सेंटीमीटर इस कागज की जो चौड़ाई थी वही हमारे बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है कि इस बेलन का बात कर रहे हैं तो बेलन के लिए लेंगे, तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी हमारे पास, बेलन की ऊंचाई कितना, 14 सेंटीमीटर है ना। ऊंचाई को एच से जनरेट करते हैं। अब इसके बाद त्रिज्या कितनी दे रखी इसने, त्रिज्या आर बराबर कितना हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या आर बराबर कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है हमारे, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है, इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना आर का मान कितना दे रखा है इसने, 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर गुना एच का मान कितना दे रखा है इसने, 14। ठीक है, क्या अब मैं इसको इस जो 20 है स्क्वायर है, इसको मैं क्या कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा, और गुणे में कितना है, 14। ठीक है, अब ये 7 से जो 14 कटेगा तो कितना कटेगा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब जो बचा है उसका क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम। ठीक है, देखो और अच्छे से समझो कि 7 दूनी हमने, ये बटे में था और ये गुणे में था, इस कारण से क्या हो गया, कट गया। कितनी बार गया, 2 बार। चलो अब यहाँ कितना बचा, 22 गुणा 20 गुणा 20 गुणा कितना, 2 बचा। अब आपस में इनका क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कि 22 गुणा इस जो 20 में 20 का गुणा करते हैं तो 400, और 400 का फिर 2 में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 800 आ जाएगा। और 800 का फिर 22 में गुणा करूंगा तो मैं 800 का नहीं करूंगा, केवल 8 का करूंगा, पीछे 2 शून्य लगा दूंगा। ठीक है ना, तो 8 दूनी कितना, 16, और 8 दूनी 16 और कितना हो गया, 17, और पीछे 2 शून्य लगी हुई है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है, 17,600 कितना, सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिख रहे हैं हम, देखो कि आर स्क्वायर यानी आर भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर तो आर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका, और एच हमारा सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। ये पीछे जो राशि ये भी हमें क्या करना है, हमेशा सही लिखना है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो। अब वो पूछ क्या रहा है कि हमें भुजा ज्ञात करना और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने दे रखा है। तो देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे कि डायरेक्टली घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 600 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, हम ऐसा लिख देंगे। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय, तो हम यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बराबर कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 6 गुणे में है तो उधर काय में चला जाएगा, बटे में। ठीक है, तो 600 बटे 6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना 100। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि जो इसका जो ये वर्ग दे रखा है, घात 2 को हटाएंगे तो इसको क्या ले लेंगे, रूट के अंदर ले लेंगे। तो ए बराबर रूट के अंदर कितना 100। जब इसके वर्गमूल या रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो ए का मान कितना 10। 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो ये 10 आ जाएगा हमारे। यानी ये जो ए है वो क्या है, हमारी भुजा। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा हमें याद करनी थी, हमें घन की भुजा, तो घन की भुजा ये आ गई 10 सेंटीमीटर। हमें इसमें ये ध्यान रखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है कि 9/16 गुणा 4/12 प्लस 9/16 गुणा माइनस का 3/9। चलो इसको हल करते हैं। देखो 9/16 यहाँ भी है और 9/16 यहाँ भी है। पहले तो मैं इसको कोष्टक को हटा दूंगा कि 9/16 गुणा 4/12 प्लस 9/16 गुणा माइनस का 3/9। ठीक है, अब देखोगे कि ये जो 9/16 इसके गुणे में है, 9/16 इसके गुणे में है, और बीच में क्या लग रहा प्लस। तो अगर ऐसी स्थिति रहे तो हम 9/16 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9/16 को क्या कर लेंगे, दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे। 9/16 मैंने ले लिया बाहर, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 4/12 प्लस माइनस का 3/9। अब ये जो माइनस है, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 9/16, ये गुणे में है। और यहाँ हम क्या करेंगे कि देखो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो लंबा पड़ेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं थोड़ा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3। अब देखो ये 1/3 और 1/3 में से जाएगा तो घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो पूरा ही मान कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि एक न्यूनन पूर्ण विधि द्वारा 99 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। या 99 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, या तो वर्ग लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा आ सकता है या वर्ग आ सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी यहाँ पर। तो देखो कि जब भी 99 का या 999 का वर्ग पूछता है तो हमें 2 बार ऐसे लिखना है, 99 गुणा 99 कर देना है। ठीक है, इसके बाद इनको 2 भागों में बांट देना है, 2 पक्षों में। एक तो ये हो जाएगा हमारे सीधे हाथ की तरफ दायां पक्ष, और उल्टे हाथ की तरफ क्या हो जाएगा अपने पास, ये बायां पक्ष। ठीक है, तो दायां बायां पक्ष हमने बांट दिया। इसके बाद जो बाएं पक्ष जो है, इस बाएं पक्ष में हमें क्या करना है, बाएं भाग में, कि बायां भाग में हमें करना क्या है कि 99 जो है उसमें से एक को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। ये 98 कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब जो 98 आया है तो इस दाएं भाग में से हम 99 में से क्या कर देंगे, 98 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 01। तो ये 01 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ, और दोनों को मिला देंगे फिर, तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर 9801। इस प्रकार से हम 999 या 9999 का वर्ग भी हम निकाल सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, जितने यहाँ 1 9 है तो 0 डायरेक्टली अगर इसको याद रखें तो यहाँ 9 की जगह 1 कर देना, यहाँ 9 की जगह 0, अगर 1 और 9 हो तो 0 कर देना। ठीक है, अगर 999 हो तो, और यहाँ कितना कर देंगे, अभी 98 किया तो 1 कम करना तो 998 हो जाएगा। ठीक है, इसी अब अगला जो प्रश्न हमारा दे रखा है 1/3 का मान ज्ञात, 1/3 की घात -4 का मान ज्ञात करना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, व्युत्क्रम करना, अर्थात उल्टा करना पड़ता है। जैसे 1/3 है और इसकी घात कितनी दे रखी, -4 दे रखी। अब जब -4 दे रखी तो हम क्या करेंगे कि देखो मैं यहाँ कोष्टक खोल देता हूँ, तो -4 यहाँ भी कर दूंगा, -4 यहाँ भी कर दूंगा। मेरे को इस घात का भी क्या करना है, प्लस में लाना है, और इसको भी प्लस में लाना है। जब दोनों घातों को प्लस में लाते हैं तो इस वाली घात को मैं नीचे ले जाऊंगा, ऊपर नीचे कर देते तो प्लस में आ जाती है। तो 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, और इसकी घात कितनी है, जो माइनस की थी वो काय की हो जाएगी, प्लस की। 1 की घात 4 लिखो या कितनी भी घात लिखो, 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आना है। तो मैं खाली 3 की घात 4 करके और फिर 3 गुणा 4 बार लिख के इसको हल कर दूंगा। तो देखो 3 त्रिया 9, 9 त्रिया 27, 27 त्रिया कितना होता है 81। इस प्रकार से हमारा जो ये इस 1/3 की घात कितनी, -4 का मान हमें ज्ञात करना था, तो कितना आया 81 आया। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 100,
उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। देखो कितने विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थी। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो लॉजिकल होते हैं और हमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो है आसान है। तो अब देखो विद्यार्थी थे 100, चला कितना भोजन, 20 दिन, ठीक है, मतलब 20 दिन के लिए चलेगा वो। अगर 25 विद्यार्थी और आ जाए मतलब क्या बोल रहा है कि 100 तो पहले थे, 25 और आ गए तो 125 हो गया। यानी अगर हम इसको सोल्व करें तो 100 विद्यार्थी तो पहले थे और 25 और आ गए तो कितने हो गए कुल विद्यार्थी, 125 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। अब 125 विद्यार्थी का जो भोजन है वह कितने दिन चलेगा, यानी वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अब स्वाभाविक बात है कि पहले 100 थे, 20 दिन चल रहा था, तो 25 और आ गए, 125 हो गए, तो 125 विद्यार्थी जब हो गए तो कम दिन चलेगा ना वो, है ना, तो मतलब 20 से कम ही होगा वो। अब इसके लिए अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, प्रतिलोम समानुपात का। कौन सा लगाते हैं, प्रतिलोम समानुपात का नियम लगाते हैं, प्रतिलोम समानुपात। अब देखो यहाँ हम एक जो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, उसमें सारी जो मान है हमारे, वस्तुएं हैं, जो संख्या है वो सारी रखेंगे, है ना। अब वो बोल रहा है कि 100 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं भैया, ये ऊपर रख दिया हमने विद्यार्थी। वो बोल रहा है कि दिन, तो ये दिन रख दिए, ठीक है। विद्यार्थी कितने हैं, पहले 100 थे, ठीक है, और कितने दिन सामग्री चल रही थी, 20 दिन। अब 25 और आ गए, यानी कितना हो गए, 125 विद्यार्थी हो गए, और कितने दिन चलेंगे, तो माना कि x दिन हमने मान लिया इसको, ठीक है। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो प्रतिलोम समानुपात का नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन की संख्या हमें कम चाहिए, संख्या बड़ी मतलब दिन कम हुए, तो प्रतिलोम समानुपात का नियम लगेगा। तो 100 गुणा 20 बराबर 125 गुणा कितना, x। अब जब x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 100 में इसका गुणा करते हैं अपन, 100 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, और ये 125 गुणे में तो काय में आ जाएगा, बटे में, ठीक है, बराबर में x। जब हमें x का मान निकालना है तो 125 और इस 2000 को जब काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, देखो 25 से ही काट दे डायरेक्ट, तो 25 आठे 200, 25 आठे 200, तो 80 बचा अपने पास, और इसमें काटेंगे तो 25 पंजे 125, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से जा रहा है, तो 16 पंजे 80, यानी कितने दिन चलेगी वो भोजन सामग्री, 16 दिन चलेगी, ठीक है। तो ऐसे सवालों में पहले ही मतलब प्रश्न को हमें समझना है। तो चलिए साथियों, हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि 16x⁵ माइनस 144x⁵ के हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो यहाँ कितना है, 16x कितना है, 5 है, और 144x कितना है, 3 है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में हम देखते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो देखो 16 के पावड़े में 144 भी आता है, तो हमें क्या करूंगा कि पूरे 16 को क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद x⁵ और यहाँ x⁵ है, तो मैं x क्या कर दूंगा, 3 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 3 कॉमन ले लिया तो 2 और घात बचेगी, ठीक है। तो x⁵ 2 माइनस यहाँ 16 कितना होता है, 144, तो 9 बचेगा, ठीक है। अब 16x⁵ हमारे पास है, x², इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ एक फार्मूला बनाना है। वो फार्मूला होता है हमारा a माइनस बी का स्क्वायर, a² माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो फार्मूला में क्या कर दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा इस हिसाब से जमा। a का काम कौन करेगा, x करेगा, b का काम कौन करेगा, 3 करेगा, ठीक है। तो 16x⁵, a का काम कौन करेगा, x, और प्लस है भी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x प्लस 3 और x माइनस 3, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। साथियों हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 5p² प्लस 25p प्लस 20 भागित कितना है, p प्लस 4। व्यंजक के गुणनखंड करके भाग देना है हमें। अब व्यंजक के इसका गुणनखंड भी करना है और भाग भी देना है। तो गुणनखंड करने में हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो 25p हमारा है प्लस 20 है, और भाग काय का देना है, p प्लस 4 का, यानी 4 का, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है कि 5p² है, आगे कितना है, 5p² है, तो इस पहले तो इस 20 का गुणा हम काय में करते हैं, 5 में करते हैं, यानी 100 आ जाएगा, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, कि 20 पंजे 100 हो गया। अब इस बीच वाले की ऐसे टुकड़े करना है हमें, अगर आगे कोई संख्या नहीं होती ना तो हम गुणा नहीं करते, अगर केवल p² होता तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं थी।
तो अब हमें इसके ऐसे टुकड़े करना है 25 के कि गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। दोनों प्लस लग रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि जोड़ना ही है, ठीक है। तो ऐसे टुकड़े करते हैं, देखो। तो 5p² प्लस 25 है, तो 25p के टुकड़े करेंगे तो 20p प्लस 5p। देखो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 25, और 20 जो 100 गुणा करने पर कितना आ रहा हमारे पास, 100 आ रहा। इसको ऐसा ऐसा लिख देंगे, ठीक है। और बटे में क्या चल रहा, p प्लस 4, ठीक है। अब ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों अलग अलग भागों में से हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ कॉमन क्या आ रहा हमारे पास, 5p कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, केवल p² है तो p बचेगा, और प्लस में 5 चौक 20, देखो ये 4 बचेगा, देखो 5 का गुणा 4 में करते हैं तो 20 आ जाता है, ठीक है। और p तो पहले से बाहर निकाल दिया, प्लस यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, केवल p, और ये 5 चौक 20। यानी हमें ऐसा बनाना है कि दोनों जगह क्या रहे, मतलब सेम आना चाहिए, नहीं तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो इस पूरे में से कॉमन लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5p है हमारा, ठीक है, और 5p प्लस ये 5 पूरे में से कॉमन ले लिया, और एक और क्या आया हमारे पास, p प्लस 4, ठीक है। p प्लस 4 पूरे में से कॉमन निकाल लिया, और बटे में क्या हमारा p प्लस 4, p प्लस 4 से p प्लस 4 कट गया है, तो 5p प्लस 5, ये हमारा क्या निकलेगा, गुणनखंड निकलेगा, ठीक है। आज की कक्षा में आपको आनंद आया होगा। पूरे वीडियो अच्छे से देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। एक एक जितने भी मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं उनमें से ये हमने क्या सीखे, तरीके, संख्या चेंज होकर आ सकता है लेकिन लगभग लगभग क्वेश्चन वही आएंगे। तो आप कक्षा में को अच्छे से देखें, पूरी देखें, और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।